स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में जी आपको खुशामदीद कहते हैं। माली साल 2026-27 का 18,771 अरब रुपए का वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ का हदफ इसमें 4% रखने की तजवीज़ रखी गई है। इसी तरह दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर वफाकी तरक्याती बजट के हदफ के हवाले से बात की जाए तो ये 1,000 अरब रुपए रखने की इसकी तजवीज़ है। वफाकी बजट में सनअती तरक्की का हदफ 4.5% रखने की तजवीज़ पेश की गई है। इसी तरह से FBR के महसूलात यानी कि रेवेन्यू का तखमीना 15,264 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए होगा और 8,054 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से सिविल इंतजामिया गवर्नमेंट के अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पेंशन की अदायगी पर 1,169 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए रखे गए हैं और ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से जो फैसला सामने आया है वो 7% उनको इंक्रीज़ मिलेगा तनख्वाहों में। इसी तरह से पेंशन में भी 7% इजाफे का फैसला किया गया है। तो ये बजट कैसा रहा, पिछला माली साल जो गुजरा है उसके असरात क्या रहे, आइंदा माली साल के लिए हमारी क्या तैयारी है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जो हम बात कर रहे हैं वो हमें कब हासिल होगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मोहम्मद अवैस सत्ती साहब ने ज्वाइन किया। इसी तरह से हमें मलिक बोस्तान साहब जो कि चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मोहम्मद अवैस सत्ती साहब आपसे हम आगाज़ करते हैं। एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है वो आपने भी सुनी और यकीनन हर साल ऐसी बड़ी तकरीरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। जो बजट पेश हुआ है आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस बजट पर क्या है और पिछले माली साल में जो कल इक्तिसादी सर्वे जो जारी हुआ था उसमें कुछ अहदाफ हासिल किए गए थे और बहुत से ज्यादा अहदाफ जो हासिल नहीं किए गए थे। आइंदा माली साल को लेके क्या उम्मीदें अब आपकी? तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। जो बजट है बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये एक वादा है जो गवर्नमेंट करती है हर साल। हम भी अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, सब चैम्बर्स देते हैं, सब बिजनेस कम्युनिटी देती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो इस बजट से हमें कुछ ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आती और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए तो ख़ास तौर पे हमें इसमें कुछ ख़ास रिलीफ नज़र नहीं आती। एक दो पॉइंट मुस्बत भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इस बजट को हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फेवरेबल करार नहीं दे सकते। ओवरऑल आपको लगता है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये फेवरेबल नहीं है। लेकिन अवैस साहब गवर्नमेंट तो बड़ा दावा कर रही है, आपको पता है कि अभी बजट पास होगा तो मुबारकबादें भी दी जाएंगी। इत्तेहादी गवर्नमेंट का जो हिस्सा हैं वो पार्टीज़ भी एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। वज़ीर आज़म ने भी आज वफाकी काबीना में खिताब भी किया है, जब वहाँ पर ही पेश हुआ है। उन्होंने कहा है कि 2 सालों में महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है और वो ये कहते हैं पॉलिसी रेट जो 22.5% था वो कम करके हम 11% पर ले आए हैं। वो ये दावा करते हैं कि तमाम मुआशी चैलेंजेस के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम हो गई है। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर की इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डिटेल्ड वो एनालिसिस जो है ना अपने स्पीच में दिया है और हमने अभी वफाकी जो वज़ीर हैं फाइनेंस के उनका भी स्टेटमेंट सुना है और काफ़ी देर सुना है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली देखें तो देखें इस जो हमने ये अभी आज टैक्स का जो बजट जो ये पेश हुआ है इसमें हमने देखा है कि FBR ने टैक्स का हदफ इंक्रीज़ कर दिया है। पहले ही हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो शदीद जो है ना वो दबाव का शिकार है और उसके बाद अगर हम देखें कि पेट्रोल की लेवी के मद में भी जो है ना वो भी उसकी भी जो बजटेड है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो आवाम को एट लार्ज हिट करेंगी और बिज़नेस कम्युनिटी को हिट करेंगी, जिसकी ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो इस सिनेरियो में बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, आपको लग रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये एक सख्त बजट है। आप भी हमारे साथ ही रहिए। मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक बोस्तान साहब, कैसा लगा जी आपको ये नए माली साल का बजट और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको लगता है कि पिछले साल तो चलें ठीक है मुश्किल रहा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, आने वाले साल में कुछ रिलीफ नजर आ रहा है आपको? दरमियाना बजट है। इन हालात में अभी भी हालात अच्छे तो नहीं है ना, आपके सामने ही है। एक साल से मुल्क मुसलसल जंगों की सूरत में, मई में पिछले साल इंडिया से मार्का हुआ, फिर अफगानिस्तान से हुआ, फिर ईरान अमेरिका का फड्डा चढ़ गया जो अभी चल ही रहा है। तो उससे आपकी एनर्जी की कास्ट जो देखो $60 से बढ़ के $110 तक चली गई और हमारा का एनर्जी का बिल गैस का 50% बढ़ गया। तो इन हालात को भी देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों में हुकूमत ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। सबसे बड़ा तो उनको कहते हैं जी हमने $452 अरब का मजबूरी जो GDP हमारा हो गया है, ये एक लाइफ टाइम आई है। फीस का आमदनी होने का जी 1700
से बढ़कर $1900 पर हो गई है। इस तरह इंटरेस्ट रेट वो कहते हैं हमने 22% से कम के 11% पे ले आए हैं। ज़र मुबादला $4 अरब से बढ़ा के $22 अरब तक ले गए हैं। रेमिटेंस जो है वो लाइफ टाइम हाई बनाया, 4.3 बिलियन डॉलर जो आपको पता है पिछले महीने आए हैं, और इस साल जो है 41-42 अरब तक से ऊपर चले जाएंगे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हुकूमत को क्रेडिट जाता है, और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, और एक्सपोर्ट आपकी पता है बहुत ज्यादा गिर चुकी है। 35 का हदफ था, $28 अरब पे आई है। तो अब बाकी हुकूमत ने जो है 18,000 से ज्यादा रुपए का बजट पेश किया है, और उसमें हुकूमत वफाक के पास तो कुछ बचता नहीं है, उसने सारा बांटना ही है। और ये तो वफाक तो एक ऐसी कर्जे लेने वाली मशीन है और सूबे कर्ज खर्च करने वाली मशीन बन गए हैं। तो जब बचते ही नहीं है तो आखिर सारा बोझ जो है वो टैक्स पेयर पे आता है। आप अगर पिछले 3 साल का डेटा देखें तो 3 साल पहले आपकी 6 अरब खरब रुपए की कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन जो थी, और अब 3 साल में 11 खरब से अबव चली गई है। इस तरह टैक्स पेयर जो 4 मिलियन थे वो बढ़ के 6 मिलियन पे आ गए, और लोगों ने अपना पैसा कारोबार में लगाने के बजाय अगर आप बैंक डिपॉजिट देखें तो 3 साल पहले जो आपके बैंक डिपॉजिट 22 खरब थे, आज 35 खरब पे चले गए। कर्जा आपका 9,000 अरब से ज्यादा चला गया। तो मतलब आप कर्ज ले लेके बस अखराजात पूरे कर, मजे तो अशरफिया के हैं या हुकूमत के हैं, अपने खर्चात कम करने को तैयार नहीं है। बाकी हुकूमत जो है सारा जो है तरक्याती मनसूबे भी उसको इसलिए कुछ छोड़ने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं, लेकिन तरक्याती मनसूबे से ही तरक्की होती है। इस तरह अल्लाह करे कि ये जो बजट भी है और हुकूमत जो है इसको जो है जो दावे किए हैं इस पर अमल भी करे, तो फिर भी ठीक है। जैसे हुकूमत ने कहा कि जिस साल हम जो है 35 लाख नए ताजरों को टैक्स में रखें, जो 20 करोड़ का जिनका टर्नओवर 5% से टैक्स देंगे, 50 अरब की हमें इनकम होगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि अगर वाकई इस पर अमल हो गया फिर तो एक समझते हैं कि हुकूमत कामयाब रहेगी। अगर सिर्फ तकरीरें होंगी, बजट तकरीर होगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो मलिक साहब, आपने इतने सालों से आप यकीनन बजट तकारीर जो है वो सुनते आ रहे हैं। अब इस दफा का बजट पिछले तमाम बजटों से कैसे मुख्तलिफ आपको नजर आ रहा है? बस मुख्तलिफ ये है कि इन्होंने अपने सरकारी मुलाजमीन की जो उनको दे रहे हैं, रियायत दे रहे हैं, उनकी जो है शरह में उसमें कमी कर रहे हैं। इस तरह का जी एक्सपोर्टर की जो है उन्होंने कहा जी हम उसमें 1% कम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ों में इन्होंने कहा है कि 9% 4 टैक्स जो है वो कहते हैं जी हम खत्म कर देंगे इसका, जितने भी तनख्वाहदार तबका है, और जितने भी सुपर टैक्स है उसको जो है जो 40 करोड़ था उसको 50 करोड़ से ऊपर में ले जाएंगे, उसको वो नरमी पैदा करेंगे। तो ये ऐसी अनाउंसमेंट है जो कि आवाम की और अशरफिया के हक में जाता है, लेकिन इस पे आया इस पे अमल होगा या बाद में फिर कुछ मिनी बजट पेश कर दिया जाएगा। तो इसका दारो मदार सबका सब इस पे आया, इस पे अमल हो जाए। अमल होता है तो फिर ज़ाहिर अमल से कहते हैं जिंदगी बनती है, जन्नत भी जन्नत भी। तो ये हमारा ये जन्नत तभी साबित होगा कि हमने इस पे अमल कर लिया। तो ठीक है। अच्छा मोहम्मद अवैस सत्ती साहब, अभी अगर देखा जाए तो 18,771 अरब रुपए का जो बजट है ना माली साल 2026-27 के लिए पेश हुआ है, इसमें से सूद अदायगियों पर 8,054 अरब रुपए खर्च होंगे, यानी कि पीछे रह गया हमारे पास तकरीबन 10,000 अरब रह गया। 18 में से 10,000 अरब रह गया हमारा, और बाकी हमने तकरीबन 8,054 अरब रुपए जो है हमारे सिर्फ सूद की अदायगियों पर चले जाएंगे। आपको पता है बैरूनी कर्जे तकरीबन $125 अरब से जायद हैं, और एक बजट की बड़ी रकम जो है वो उसमें लग जाती है। तो ऐसे में आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? ऐसे में इंडस्ट्री कैसे चलेगी? ऐसे में मुआशी से काम कैसे आएगा? जी देखें, जिस तरह से अभी मलिक साहब ने भी जिक्र किया कि पिछला साल यकीनन टफ था, मार्का हक कभी एक हमने बड़ा ही ज़बरदस्त इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया मैं समझता हूँ, और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा मामलात थे, और उसके बाद जो ईरान अमेरिका की जो वॉर है इसके बहुत ही जो है ना वो इम्प्लिकेशंस हैं इकॉनमी पे और पूरी दुनिया पे आई हैं, ऑब्वियसली हम पे भी आई हैं। तो एक मुश्किल वक्त था ज़रूर, और हुकूमत ने जो बोरिंग की है लोकली भी और इंटरनेशनली भी, उसमें भी अभी देखा है कि ठीक ठाक इजाफा आया है। तो बेशक मुश्किल वक्त था, हम समझते हैं कि मुश्किल वक्त में जो है ना हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, कारोबार का पहिया चलेगा तो मुल्क चलेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक हम सब ने सजेशंस भी दी थी कि इस बजट में आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी बिजनेस कम्युनिटी को, ताकि वो टैक्सेस भी दे सकें, और कुछ ना कुछ रिलीफ अगर मिल जाता इसमें तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो सकता था। इसमें सुपर टैक्स था, उसका कहीं अगर ख़त्म हो जाता, इंटरेस्ट रेट नो डाउट नीचे आया है 22% से अभी कहाँ आ गया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद इसको सिंगल डिजिट में अगर ये हो जाता तो इसके भी इम्प्लीकेशंस आ सकते थे।
अच्छा, वो ये काफ़ी टाइम पहले से हम सुन रहे हैं कि सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट जो है वो आ सकता था। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको सिंगल डिजिट में अभी तक नहीं लेकर आया गया, और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले साल में आप? कि जो इसकी वजूहात हैं वो तो कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा ही बेहतर बता सकेगा, लेकिन अगर हम देखते हैं, हम अगर अपने खत्ते को देखते हैं और उसमें अगर हम ये देखते हैं कि लेंडिंग कॉस्ट जो है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, हमारा जो बिजनेसमैन है, वो फिर खत्ते के बाकी मैन्युफैक्चरर्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक ठाक पोर्शन लेंडिंग का होता है, इंटरेस्ट रेट का होता है। तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आते हैं यकीनन। ठीक है जी, उसके असरात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मलिक बोस्तान साहब, हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान था। हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ डील में आया है, उस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं, तो आवाम के लिए एक मुश्किलात हमें नज़र आई हैं। यही कहा गया कि ये सख्त टाइम है, अगर इसको गुजार लिया जाए। बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो आवाम का शुक्रिया भी अदा किया है कि इतनी महंगाई में आवाम ने गुजारा किया है, और उसके लिए आवाम का मैं शुक्र अदा भी करता हूँ। लेकिन आपके ख्याल में वो जो एक बैलेंस होना चाहिए था IMF की शराइत और फिर अवामी रिलीफ के दरमियान, एक जो तवाज़ुन था, आपके ख्याल में इस बजट में वो तवाज़ुन, वो रिलीफ आपको नज़र आ रहा है? मलिक बोस्तान साहब। ठीक है जी, मलिक बोस्तान साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे। अवैस साहब, आपको क्या लगता है वो आवाम को रिलीफ देने में गवर्नमेंट कितनी कंफर्टेबल आपको नज़र आई है? क्योंकि हमेशा जब भी सख्त फैसले लिए जाते हैं तो कहा जाता है कि IMF जो है वो हमें अलाउ नहीं करता, इस वजह से हमें सख्ती बरतनी पड़ती है मुआशी डिसिप्लिन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कोई तवाज़ुन, आपको कोई डिसिप्लिन नज़र आया इसमें? देखिए जी, IMF के साथ तो हमारी एक हिस्ट्री है और रही है कि हमारा जो रिलायंस रहा है IMF पे बहुत ज़्यादा रहा है, और उसी की वजह से हमें काफ़ी बातें उनकी माननी भी पड़ते हैं और ये चीज़ हम समझते भी हैं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक तवाज़ुन रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस बजट के भी कहें तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि अगर रियल स्टेट का जो सेक्टर है, रियल स्टेट के सेक्टर में जो मराहत और जो कंसेशंस दी गई हैं टैक्सेस के ऊपर, मैं समझता हूँ कि उसकी भी इम्प्लीकेशंस आएंगी, क्योंकि रियल स्टेट से बहुत सी इंडस्ट्रीज छोटी और बड़ी इससे मुंसलिक हैं, उस पर भी इफेक्ट आएगा। और दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ख़ास तौर पर हम पहले सुन रहे थे सोलर के ऊपर और EV के ऊपर, जो एक हम सुन रहे थे कि हैवी टैक्सेस लगने वाले हैं, और जो हम सोच रहे थे कि IMF की तरफ से उसकी मांग है, तो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो निगेट किया है और उस पर जो काम किया, उस पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं, क्योंकि सोलर भी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। तो हम समझते हैं कि अगर उसमें उन्होंने IMF के आगे स्टैंड लिया है, उनको बात की है, तो हम इस पर बहुत बेहद मशकूर भी हैं उनके। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बजट तकरीर के मुताबिक जो फाइलर्स हैं उनकी जायदाद ख़रीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स जो है 2.5% से कम करके 1.25 कर दिया गया है, जबकि फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 5.5 से कम करके 2.75% जो है वो कर दिया गया है। तनख्वाहदार तबके को जी इस बजट में कुछ रिलीफ मिला है, और जो तनख्वाहदार जो हैं वो 22 लाख से 32 लाख सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 20% करने की तजवीज़ है। इसी तरह से जो 32 लाख से 41 लाख सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 25% करने की तजवीज़ सामने आई है, और 41 लाख से 56 लाख सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 29% करने की तजवीज़ है। तो तनख्वाहदार तबके पर आज सरचार्ज भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। आप देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमें नज़र आता है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका ऐसा है वो जो हमेशा पिसता है और उससे सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो इकट्ठा भी कर लिया जाता है। जी मलिक बोस्तान साहब, आप ये बताइए कि एक जो डिसिप्लिन हमें नज़र आना चाहिए था, मुआशी डिसिप्लिन, इस सख्ती के बावजूद इतने सख्त साल जो आवाम ने गुजारे हैं, और गवर्नमेंट भी कह रही थी, आपको याद है कि पहले कहा जाता था कि मईशत ICU में है, फिर कहा गया कि जी अब डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुके थे, वो डिफ़ॉल्ट से हम बच गए, आवाम को मज़ीद सख्ती में हमने देखा। क्या अब मुआशी डिसिप्लिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हम आगे जा रहे हैं? देखो, जा तो रहे हैं। अगर 3 साल 4 साल पहले का देखें तो आपके रिजर्व देखो ना, $3 अरब से भी कम हो गए थे। इंटरेस्ट रेट 22% पे चला गया था, और आपको कोई लोन देने को IMF भी नहीं आपसे लोन देने से इनकार कर दिया था। तो सारी चीजें तो ICU में थी, इसमें तो कोई हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके इन सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन की है। आज रिजर्व आपके $22 अरब है, आपके अल्लाह का शुक्र है, और इंटरेस्ट रेट भी आपका 11% के करीब है। तो ये सारी ऐसी चीजें आपकी रेमिडेंस बढ़ चुकी है, और बस कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। दरमियाने किस्म का बजट आप कह सकते हैं। माली डिसिप्लिन तो तब भी कायम होगा ना। देखो, हम लोग एक्सपोर्ट अगर हमारी पिछले 20 साल में 30 अरब के ऊपर जा रही है, अब तो उससे भी कम हो गई, अब 28 पे आ गई है। 35 का आपका हदफ था,
जब आप मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे, वैल्यू एडिंग में नहीं आएंगे, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, कारखाने आपके बंद हो रहे हैं और लोग जो है पैसा बैंकों में रख रहे हैं या बाहर ले जा रहे हैं, तो इससे आप कैसे तरक्की करेंगे? दीवाने का ख्वाब भी हो सकता है। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, कारखाने नहीं लगाएंगे, ट्रेडर कंट्री बन के रह जाएंगे, इम्पोर्ट करते रहेंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने 41 अरब डॉलर एक साल में भेजे हैं और पाकिस्तान का जो इस तरह ट्रेड गैप है उसको, करंट अकाउंट को प्लस किया है, तजारती खसारे को जो है मैच किया है, वरना हम आज कहाँ खड़े होते, आज डिफॉल्ट कर चुके होते। तो सारी उनकी मेहनत की कमाई है और वो भी अपने बलबूते पे ही गए हैं, उन्हें किसी हुकूमत की सपोर्ट नहीं है, कोई उनकी गाइडलाइन नहीं है, अपनी जान खून पसीना बहा के पाकिस्तान को 1 करोड़ खानदानों को, जो आपको पता है वो रिलीज है ये 4 अरब डॉलर की वर्को रेमिटेंस आने से। पाकिस्तान की इसमें कुछ ये भी है कि बाहर की इंटरनेशनल कंपनियों ने भी, जैसे 2026 में गूगल है, अरामको है, BYD है, वो मैंने ADP पोर्ट्स है, मशरक बैंक है, तुर्किश पेट्रोलियम है, इन लोगों ने पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी की है और इसमें इजाफा भी हुआ है और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव कहलाई जा सकती हैं। रोशन डिजिटल में आपके 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में आपके 5 लाख 5.5 लाख लोग नए सरमायाकार शुरू हुए, शामिल हुए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हकीकत में, और इसमें हुकूमत इसके ऊपर क्रेडिट ले सकती है। तो मलिक साहब, टैक्स फाइलर्स तो हम हर साल जो है उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट हमने सेट किया होता है वो नहीं पूरा हुआ। ये पिछले माली साल में भी पूरा नहीं हुआ। जो टैक्सेशन का जो निज़ाम है हमारा, उसमें आपको पता है उनके रिफॉर्म्स के नाम पर बड़ी चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात होती रही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो टैक्स देता है, और जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसमें फर्दर आपको क्या रिफॉर्म्स जो हैं वो आप चाहते हैं कि वो हों, ताकि कम से कम टैक्स रेवेन्यू, देखिए टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? देता है ये तो कोई एक बंदा भी आप खुद कर दें जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देता तो मैं आपको मान दूंगा। ये तो गलत ही दावा है हुकूमत का कि टैक्स कोई नहीं देता। बच्चा पैदा होता है वो भी उसके चूसनी पे है, और जो उसका दूध का डब्बा है उस पर भी आप GST वसूल करते हैं, और आपका क्योंकि फायदे इसी में आप कहते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स ही हमारे लिए, डायरेक्ट टैक्स वो आप अमीर ही नहीं दे रहे। तो ये मतलब कहना है कि गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं देता, ये गलत है। और ये मैं समझता हूँ, हाँ उन्हीं लोग देखो ना, मैंने जैसे पहले बताया है कि 3 साल पहले आप 4 मिलियन लोग टैक्स पे करते थे, अब 6 मिलियन हो गए। 3 सालों में आपने देखो ना, मुश्किल से 5 से 6 लाख रुपए आदमी जो है, 5-6 लाख आदमी आप हर साल नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं। तो जबकि आपने कलेक्शन देखो ना, 6 खरब से बढ़ के 11 खरब हो गई है, उससे भी बल्कि ज्यादा है। तो वो तो आपकी डबल हो गई है। तो लोग टैक्स तो दे रहे हैं, ये अगर 11 अरब फिर कैसे हो गया? तो इसकी वजह तो यही है। वजह यही है कि हमारी जहाँ पॉलिसी है, हमें कारोबार करवाना नहीं आ रहा। हुकूमत यहाँ आके फेल हो जाती है कि लोगों को कारोबार कराने की गुर नहीं सिखा रही। कारोबार ठीक है मलिक बोस्तान साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अजमल बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अजमल बलोच साहब, एक और बजट आ गया जी, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इस बजट को देखते हुए पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? और ओवरऑल आप क्या रेट करेंगे, कैसा बजट पेश हुआ है? कि ताजरों को एक रिलीफ मिला है कि उनको FBR से जान छूट गई, FBR की जेब दूर होगी हमसे, वो हमारी जेब में हाथ नहीं डाल सकते। तो दूसरा तो बजट में मैं क्या कहूँगा, बजट इस वक्त बजट की हालत ये है कि मैं तो कहता हूँ दिफा को छोड़ के बाकी जितने पैसे हैं जिधर जिधर रखे हैं सड़कों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उनको बंद करके गरीब को रोटी दे दें और उसको सेहत दे दें। बाकी न सड़कें बनाने की ज़रूरत है, न पुल बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त लोग 12 करोड़ से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। उन्हें बजट को क्या करना है जब तक उनके मुंह में रोटी नहीं जाएगी। ये 2 चीज़ें कर लें तो मेरे ख्याल में, वरना तो बजट का इस वक्त जो हालात हैं, पिछले 3-4 सालों में हम मुश्किलात का शिकार हैं। जंग की वजह से पेट्रोल 400 रुपये हो गया। मैं आपको क्या बताऊँ हम कहाँ चले गए, बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त। तो अजमल साहब, मुश्किलात तो पहले भी थी और अब भी हमें नज़र आ रही हैं, तो ये मुश्किलात दूर कैसे होंगी? देखिए, एक नई से नई टीम आती है और रिफॉर्म्स के नाम पर मज़ीद सख्तियाँ होती हैं। IMF प्रोग्राम का बार बार हवाला दिया जाता है कि उसकी वजह से हम ये सख्तियाँ कर रहे हैं। फिर जहाँ पर गवर्नमेंट रिलीफ दे भी सकती है वहाँ पर देने की पोजीशन में नहीं होती। तो ओवरऑल हमारी इकॉनमी को आप किस तरह से रेट करेंगे? और एक आम जो गरीब तबका है जिनका आपने जिक्र भी किया अभी,
वो हर बजट में इस उम्मीद पे बैठा होता है कि उन्हें इस बजट में क्या मिलेगा। तो आपको गरीब आवाम के लिए इस बजट में क्या नजर आ रहा है? मैं ये चाह रहा हूँ कि आम आदमी में सकत पैदा करें, वो खरीदार बनेगा तो दुकानदार खुशहाल होगा, दुकानदार फिर सनतकार के पास जाएगा, जमींदार के पास जाएगा, इन दोनों के पास से जब जाएगा खरीदेगा तो सारे खुशहाल होंगे। जब तक ये नहीं होगा लोगों में सकत नहीं होगी तो हम क्या खरीदारी करेंगे, हम क्या बेचेंगे। मसला ये है कि जो खुशहाली मुल्क में तभी आएगी। देखिए मुल्क का और तो कोई मुनाफा बख्श सेक्टर है ही नहीं है, कोई सारे खसारे में ही हैं। स्टील मिल बिक चुकी, पीआईए स्टील मिल खत्म, पीआईए बिक चुकी, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। अब हम क्या करें, आप खुद बता दें ना कि इस वक्त कुछ है ही नहीं है। बराए मेहरबानी सारा बजट जो है गरीब अवाम पे लगा दें, ये गरीब अवाम का बजट कर दें, उनको सारा रिलीफ दे दें, ये बाकी सारी चीजें रोक लें, सिर्फ दिफा को साइड पे, दिफा का जो बजट है उसको दे दें, बाकी सारे को लगा दें। तो अजमल साहब, गवर्नमेंट आपको इस पोजीशन में नजर आती है कि गरीब को रिलीफ दे? किधर नजर आती है? आप बड़ी गाड़ियों से उतरते नहीं है, खराजात आपने कम नहीं करते हैं, बड़े बड़े हाउसेज, बड़े बड़े, इनको पता नहीं सरीना और मैरियर से नीचे खाने कहीं से नहीं इनको पसंद होते, वो गाड़ियां रखते थे कि 16 ग्रेड से लेकर ऊपर वजीर आजम तक वीगो डाले और बड़ी बड़ी V8 गाड़ियां ये चलती हैं इस गरीब मुल्क में, जिसमें कोई खाने को लोगों को मिल, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे और जो अशराफिया है वो मौजें कर रही है। जब तक अशराफिया भी हमारे देखें, मजदूर की तनख्वाह के बराबर वजीर आजम की और MNAs की तनख्वाहें नहीं होगी हैं, सेनेटर इनकी वजीरों मुशीरों की, तो तब तक काम नहीं बनेगा। कोई अफसर 25 लाख लेता है, कोई अफसर 50 लाख लेता है, किसी की 22 करोड़ की गाड़ी है, किसी की 50 करोड़ की गाड़ी। ये कैसे मुल्क है यार? मतलब एक तरफ हम कहते हैं 97,000 अरब रुपए हम पे कर्जा चढ़ गया, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मुल्क को खुद खत्म कर रहे हैं। ये अशराफी इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अशराफिया का ही मुल्क रह गया है और गरीब का कोई नहीं सुनता और गरीब को किसी किस्म का कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जाता। मोहम्मद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अजमल साहब, मलिक बोस्तान साहब, आप तीनों हमारे साथ मौजूद रहिए इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद और वापस आएंगे तो फिर एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे पेट्रोलियम के हवाले से कि उसमें जो लेवी ली जा रही है वो इतनी ज़्यादा लेवी ली जा रही है कि वो डायरेक्टली आवाम से जो है वो एक 1700 अरब रुपए अगले साल जो है आपको पेट्रोलियम लेवी के मद में आपको देने हैं और गवर्नमेंट ने यह तय किया हुआ। देखते हैं कि गवर्नमेंट इतने लेती है या इससे ज़्यादा ले लेती है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से जी आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगले साल का जो टैक्स हदफ है वो 15,264 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है, यानी कि 18,771 अरब रुपये जो है उसका तो माली साल का हजम का टैक्स जो है वो पेश कर दिया गया है, लेकिन उसमें से 15,000 जो है वो टैक्स इकट्ठा करने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। तो ये कितना रियलिस्टिक इसको टारगेट कहा जा सकता है? मोहम्मद अवैस सत्ती साहब, आपको क्या लगता है ये जो 15,264 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर किया गया है, FBR के लिए ये कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ये टारगेट्स, ये अहदाफ जो है वो पूरे नहीं हुए थे। तो टैक्स कलेक्शन कितना बड़ा चैलेंज रहेगा अगले साल के लिए, FBR के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जी लास्ट ईयर भी जो हदफ सेट हुआ था वो जो है अचीव नहीं हो सका, तो इस साल उससे भी हायर साइड पे रख दिया गया है, तो ये यकीनन देखने में तो रियलिस्टिक नहीं लग रहा और हम देखेंगे कि FBR इस पर कितना परसेंट जो है ना वो कलेक्शन कर सकता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो एग्जिस्टिंग फाइलर हैं या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, अगर तो इसका बोझ उन्हीं पर पड़ना है, उन्हीं पर इफेक्ट आना है, तो ये यकीनन जो है ना इसके बहुत ही जो है ना एडवर्स इफेक्ट होंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं ला सकेंगे तो फिर अगर आपने ये बोझ भी उन्हीं पर डालना है जो ऑलरेडी आपको, अगर आप हम देखें पिछले 4 सालों में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है और वो उन्हीं लोगों पे बोझ पड़ा है, अगर दोबारा उन्हीं लोगों पे ही बोझ डाल दिया गया तो मैं समझता हूँ कि वो आगे ही जो बिज़नेस के हालात हैं, जो कारोबार के हालात हैं, वो आगे ही पिस रहे हैं, तो उन पर अगर ये बोझ डाल दिया गया तो ये यकीनन एक दुरुस्त फैसला नहीं होगा। तो पिछले साल तो हमने देखा ना कि 13 खरब के करीब जो था ये टैक्स वसूलियाँ, FBR की टैक्स वसूलियाँ पहुंची थी। इस दफ़ा 15,000 से ज़ायद जो है वो टारगेट मुकर्रर किया गया है। देखते हैं कि इस दफ़ा ये पूरा होता ही नहीं होता। इस वक्त हमें डॉक्टर बिशारत खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1091 अरब रुपये जो है वो रखे गए हैं। अब एनर्जी सेक्टर में आपको क्या लगता है इस बजट में कौन सी अच्छी चीज़ है जो कि आवाम के लिए, और ख़ास तौर पर आवाम का यही एक सवाल होता है कि अगले साल क्या बिजली की प्राइसेस जो है या एनर्जी की प्राइसेस जो है वो कम हो पाएंगी? और आपको कैसा लगा इस साल का बजट? देखिए, ये एक टिपिकल बजट है जैसे कि पहले आते रहे हैं। आपको मालूम है कि
एनर्जी सेक्टर जो है उसको पूरी तरीके से फंसा दिया गया है एक सर्कुलर डेट के ट्रैप में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में अ, सर्दियों में 7 से 8 हज़ार मेगावाट्स की सिर्फ ज़रूरत होती है और गर्मियों में बढ़कर 22 हज़ार मेगावाट तक चली जाती है। लेकिन नेपरा ने जो जनरेशन लाइसेंस इशू किए वो जो है तकरीबन 46 हज़ार मेगावाट के कर दिए, जिससे कि इतनी कैपेसिटी लग चुकी है 46 हज़ार मेगावाट की, बल्कि और भी 15 से 20 हज़ार मेगावाट्स के लाइसेंस इशू हो चुके हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अवैस लगारी साहब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने रुकवाया है कि जब पाकिस्तान में 22 हज़ार मेगावाट्स के अगेंस्ट 46 हज़ार मेगावाट लगी हुई है तो फिर आपको और जनरेशन लाइसेंस इशू करने की जरूरत क्या थी। तो वो उन्होंने कुछ रुकवाए, लेकिन फिर भी अब 22 हज़ार और 46 हज़ार के दरमियान का जो फर्क है वो कैपेसिटी पेमेंट्स के तौर पर आपको अरबों नहीं खरबों रुपए देना पड़ता है आईपीपीज को। तो इसका कोई हल निकालना चाहिए था इस बजट में, जो कि अभी इस तरीके से हमें नजर नहीं आया कि ये जो फर्क है इसको किस तरीके से आप पूरा करेंगे। इसका तरीकेकार सिर्फ यही है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। जो आपने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे सीपेक के साथ साथ, उनको जितना जल्दी हो मुकम्मल करें। उनमें से 3 तो मुकम्मल होने के नज़दीक थे। उनको जो है बिजली प्रोवाइड करें, उनको गैस प्रोवाइड करें, उनको पानी प्रोवाइड करें, उनकी जो सर्विसेज हैं, यूटिलिटीज़ उनको चाहिए वो फौरी तौर पर प्रोवाइड करके वहाँ पे आप बिल्कुल तैयार वो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो आप चाइनीज़ इंडस्ट्री को जो है ऑफर करें, चाइनीज इन्वेस्टर्स को ऑफर करें। वो आएंगे, वो यहाँ पर सेटअप करेंगे। सिंकियांग प्रोविंस से इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट होगी। जितनी जल्दी आप उसको शिफ्ट करवाएंगे उतने तेजी के साथ आपके मुल्क में तरक्की होगी। और ये जो डिफरेंस है बिटवीन 22,000 मेगावाट्स और 46,000 मेगावाट्स, ये जो है ये उस तरफ चला जाएगा जो कि चाइनीज इंडस्ट्री इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस तरह की कोई हमें इंसेंटिव्स नजर नहीं आए। चाइनीज इंडस्ट्री से उस वक्त शिफ्ट होगी जब आप जो है रीजन में 4 गुना महंगी बिजली और गैस नहीं बेचेंगे उनको। आपको उस रेट पर उनको बिजली और गैस देनी होगी जिस रेट में उनको चाइना में मिलती है या किसी और मुल्क में मिलती है इस रीजन के। देखें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनमें पाकिस्तान से बिजली का टैरिफ 4 गुना कम है। इस वजह से वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत फरोख पा रही है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कम्पीट नहीं कर सकती। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो इंडस्ट्री के साथ काम करते थे। इस तरीके से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको आपने क्या मुराद दी हैं? तो कमर्शियल कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिजली और गैस, उसको आपने क्या मुराद दी हैं? तो ये चीज़ें बजट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। आपको इस फ़र्क को कम करना होगा। जो 4 गुना महंगी है आपकी बिजली इस रीजन में, इस फ़र्क को कम करना होगा। टैरिफ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना होगा ताकि जो आपका ये कैपेसिटी आपने लगा दी 46,000 मेगावाट की, जब तक ये पूरी की पूरी खर्च नहीं होगी वो उस वक्त होगी जब आप टैरिफ को कम करेंगे। तो फौरी तौर पे ये इकदाम लेने की ज़रूरत थी जो कि मुझे इस तरह नज़र नहीं आए हैं। बाकी यह है कि थोड़ा बहुत रिलीफ जो है दिया गया है जो सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को। उसके अलावा तो बाकी टैक्सेस ही हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में सर ये इंकशाफ हुआ है कि बिजली और गैस का मजमूई जो सर्कुलर डेट है वो 5,100 अरब रुपए है और ये लास्ट ईयर सर 3,500 अरब रुपए था। पहले तो आपको पता है सिर्फ बिजली का एक सर्कुलर डेट होता था, अब बिजली और गैस दोनों का सर्कुलर डेट होता है। तो बड़े दावे तो बहुत किए गए कि इससे छुटकारा पा लिया जाएगा। ये कितना बड़ा बोझ है हमारी इकोनॉमी पर? जी, आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ। पहले सिर्फ बिजली का होता था सर्कुलर डेट, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जब से एक बहुत गलत पॉलिसी पाकिस्तान में लाई गई कि एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए और इंपोर्टेड एलएनजी पर आपने अपने पावर प्लांट्स भी लगाए और एलएनजी इंपोर्ट करनी शुरू की और उसको मेन गैस ग्रिड में भी डाला। उसी से आपने जो है खाद भी बनवानी शुरू की, लोगों के घरों में भी देनी शुरू की, इंडस्ट्री को भी देनी शुरू की। ये किसी तरीके से भी पॉलिसी जो है ये सही नहीं थी। इस पॉलिसी से की वजह से जो आपने अभी बताया कि 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का आपका सर्कुलर डेट हो चुका है, जब पहले सिर्फ बिजली का होता था। बिजली का सर्कुलर डेट पे करने के लिए आईपीपीज को वक्तन फवक्तन जो है हुकूमतें पे करती रहती हैं और उससे वो कम होता है थोड़ा बहुत। सारा बोझ जो है वो बेचारे अवाम पर डाल दिया जाता है, उनके लिए टैरिफ महंगा करके ये पैसा इकट्ठा करके आईपीपीज को दे दिया जाता है। लेकिन जब से ये एलएनजी का चक्कर शुरू हुआ इंपोर्ट करने का, तो अब ये है कि सर्कुलर डेट गैस का भी इतना ज़्यादा हो गया है। आप ये देखिए कि ये बहुत गलत पॉलिसी थी कि इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन की जाए, जिसमें इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल और इंपोर्टेड एलएनजी शामिल थी। आपके पास पहले ही ज़र मुबादला की बहुत ज़्यादा कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा कमी है।
अब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब आप फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं, तो वो पावर प्लांट्स जो हैं बंद पड़े हैं। बंद पावर प्लांट्स जो हैं, क्योंकि आपके साथ उनके इस तरह के मायदे हैं आईपीपीज के साथ कि आपने उनको पैसे देने ही देने, चाहे आप उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें। 30-30 जी। साल के मायदे हैं, 25-25 साल के मायदे हैं। तो जब तक वो मायदे उनके साथ मौजूद हैं, आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो बिजली बनाएं ना बनाएं, आप खरीदें या ना खरीदें। इसकी वजह से मुल्क दिवालिया हो गया, इसकी वजह से लोग दिवालिया हो गए, चीखें निकल गई। लोग एक पंखा 2 पंखे लगाते हैं, गरीब लोग, और उनसे बिल नहीं दिया जाता। वो बिलों के लिए जो है चक्कर लगाते हैं वापडा के दफ्तर के, और वहां पे उनसे किस्तों पर करवाते हैं कि हमसे किस्तों में पैसे ले लो। तो आपने कौम को भिखारी बना दिया सिर्फ इस पावर सेक्टर के आईपीपीज को मराद देकर, और उनको इतनी बुरी तरह की पेमेंट्स करके वो खरबों रुपए कमा रहे हैं बगैर बिजली बनाए, बगैर कोई काम किए। बिल्कुल तो डॉक्टर जिस साहब। मुल्क की सूरत हाल हो, तो फौरी तौर पे उसको बेहतर करने के लिए बजट में कोई ना कोई तजावीज़ आनी चाहिए थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अवैस साहब, अभी हम लेवी की बात कर रहे थे, तो वफाकी हुकूमत ने, अपने नाज़रीन को भी हम बताएं कि पिछले 2 सालों में जो शहरियों से पेट्रोलियम लेवी की मद में जो रकम हासिल की है ना, जो वसूल की है, वो 2700 अरब रुपए है। यानी कि 2.7 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो इसमें वसूल किए हैं, और ये रकम जो है IMF के 2 कर्ज प्रोग्राम से भी ज़्यादा बनती है। तो मोहम्मद अवैस साहब, गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे करने का और कोई तरीका नहीं है। अभी जो आइंदा माली साल है उसमें भी तकरीबन 1700 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो लेवी की मद में इकट्ठे किए जाएंगे अब। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अभी बजट आज पेश हुआ है, इसमें पेट्रोल लेवी की भी मद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो आम तबके पे और जो छोटा दुकानदार है, जो SME ट्रेडर है, उस पर डायरेक्ट इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे ही उनकी जो कॉस्ट है, जो पहले जिस तरह बताया कि जी हमारे खत्ते में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है ना जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमारे खत्ते में है। फ्यूल की प्राइस हमारे खत्ते में सबसे ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट हमारे जो है ना हमारा खत्ते में सबसे ज़्यादा है। तो फिर इस हालात में हम कैसे कम्पीट करेंगे? हमने अपने मुल्क को एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ अगर लेके जाना है, हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, GDP बढ़ाना है, तो हमने फिर उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना होगा। तो ये चीज़ें जब हमारे साथ वाले मुल्क जो हैं वहाँ पे कम होगा, तो ऑब्वियसली फिर उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, हमारी एक्सपोर्ट्स तो उस लिहाज से नहीं हो सकेंगी। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये ख़ास तौर पे हम जो है ना ये एक इल्तिजा कर रहे थे कि काइंडली इन चीज़ों को देखा जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कम करेंगे तो बिजनेसमैन सर्वाइव कर सकेगा, एक्सपोर्टर सर्वाइव कर सकेगा, रिटेलर सर्वाइव कर सकेगा। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन डॉक्टर बशारत साहब, अभी ये इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट है, और कहा यही जाता है कि जैसे कि कल एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की हमें मार पड़ी हमारी मईशत को। वो तो कहते हैं 10-10 साल के तसलसल के साथ पॉलिसीज़ बनाई जाएं, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और उसके बाद फिर वो ट्रांसक्राइब हो गए हमारी इकॉनमी में, उसका इफ़ेक्ट हमें मुआशी तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये 3 साल के बजट जो आपने भी देख लिए हैं आज का मिला के, तो इसमें कोई कंटिन्यूटी आपको नजर आ रही है, कोई तसलसल इनमें नजर आ रहा है, कोई पॉलिसी नजर आ रही है आपको? देखिए जी, तसलसल तो वही है कि टैक्सेस आप ज़्यादा लगाएं, लोगों से टैक्सेस इकट्ठे करें। जैसे अभी आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, मैं आपको मिसाल दूं कि 198 रुपए के टैक्सेस और जो है लेवीज हैं 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल के। अब आप ये बताएं कि एक गरीब आदमी जो एक मोटर बाइक चलाता है, चाहे वो उस मोटर बाइक पे बाइकिया के तौर पर चलाता हो, या अपने दफ्तर जाता हो, या और काम करता हो, 1 या 2 लीटर्स डालता है ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में। 2 लीटर के ऊपर वो 400 रुपये जो है वो तकरीबन लेवी उसके ऊपर वो टैक्स देता है। अब वो 400 रुपये है, 1 महीने के अंदर 12,000 रुपये, एक गरीब तरीन आदमी पाकिस्तान का 12,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल पे टैक्स देता है। बाकी चीज़ों पे वो जो टैक्स देता है वो अलहदा है, अपनी इनकम पे भी देता है, अपनी जो चीज़ भी खरीदता है उसके ऊपर 18% जो है GST है। तो ये उससे आप इतना टैक्स लेते हैं। लेकिन ये जो दुकानदार जिनकी 20-20 लाख रुपए महीना इनकम है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, इससे कम नहीं है, ये जो है महीने की इनकी इनकम है, और इनके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है। ये जो जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं, आप 12 एकड़ तक वाले जमींदार को छोड़ दें, जो बड़े जमींदार हैं जिनकी अरबों रुपए साल की इनकम है, उनके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है। आप ये देखें कि अभी ईद गुजरी है, बकरीद गुजरी है, तो एक एक डेयरी फार्मर ने 5-5 हज़ार जो है बैल बेचे हैं। एक बैल जो है 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का बेचा है। जी। अरबों रुपए एक एक डेयरी फार्म वाले ने कमाया, और एक एक जो है ये बुल फैटनिंग जो फार्म होते हैं उन्होंने जी। कमाया है। 1 पैसा उनके ऊपर टैक्स नहीं है। एक एक बकरा जो है 1.25 लाख रुपए का बिका है।
गरीब आदमी ने को मजबूर किया है कि मिडिल क्लास वाले को तुम खरीदो, और वो 1.25 लाख रुपए का एक बकरा जो है उसके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है, जिसने वो जो है 1000 बकरे लेके आया था बेचने के लिए मंडी में। तो आपको उसके अलावा रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं है, आपके रिटेलर्स के, जैसे मैंने कहा, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। तो जब तक ये ज्यादा से ज्यादा कमाने वाले लोग जो हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जमींदार हैं, जब तक इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अवाम जो है वो उसका दिवालिया जो है निकल जाएगा। और उसका तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि आप अपनी असेंबलीज में ऐसे सही। लोग लाएं जो मिडिल क्लास से हो, पढ़े लिखे हो। आपकी इस वक्त असेंबलीज में 85% बड़े जिम्मेदार और बड़े कारखानेदार बैठे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। वो पॉलिसीज अपने लिए बनाते हैं। तो ये अवाम की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो उन लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि अपने मफादात के लिए काम करते हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े कारखानेदार हैं। वो अपने लिए पॉलिसीज बनाएंगे। अवाम अपने में से, अपने जैसे लोगों में से जब इलेक्ट करेंगे, मिडिल क्लास से इलेक्ट करेंगे, तब जाकर उनके मसाइल हल होंगे। तब जाके जी उनके मसाइल हल होंगे। अजमल बलोच साहब, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट यही कह रही होती है कि जो टारगेट्स हमने रखे हैं वो पूरे नहीं हुए, लोग टैक्स देना नहीं चाहते। जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि गरीब आवाम तो दे रहा है, इंडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैक्स नेट जो नहीं बढ़ पा रहा, टैक्स बेस को किस तरह से बढ़ाया जाए? अजमल साहब, सही कोई बताता नहीं है, हमें कोई फिगर्स नहीं बताता है कि देखिए 1.25 करोड़ है कि देखिए 1.25 करोड़ इस मुल्क में ताजर है, 1.25 करोड़, और से 1.25 करोड़ ताजर जी फरमाइए। ताजर 10% एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। जो टैक्स नेट में है या नहीं है, ये 18% बिजली के बिलों में। और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर इसका किसी एक दुकानदार का टोटल लगा लिया जाए तो 60 से 70 हज़ार रुपये साल का एक छोटे से छोटा दुकानदार एडवांस टैक्स साल का अदा कर रहा है। ओ भाई, हमें सिर्फ बताएं ये जो जहाँ खर्च हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जब तक यार देखिए, आप कहते हैं कफ़ायत शारी करें, और कफ़ायत शारी कैसे करें? पाबंद लगे कपड़े पहनकर 22 लाख मुरबा मील पे हुकूमत हो सकती है। ये 10-10 करोड़ की गाड़ियों पे चढ़कर, 10-10 करोड़ के बंगलों में रहकर, ये जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, इनमें जो अखराजात हैं, वो चाहिए तो ये था कि जब मोटरवेज बनी थी हम इंडस्ट्री का जाल बिछा देते, हम तो टोपी भी बनाते, हम तस्बीह भी बनाते, हम सारा काम करते, लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं है। हमें पता था कि सी पैक किसी ने चलने नहीं देना, हमें सी पैक खुद बना लेना चाहिए था। देखिए, अगर हतार में टैक्स माफ है तो इधर भी हो सकता था। हम कहते 5 साल के लिए तमाम इंडस्ट्री छोटी छोटी लोग ले आएं और लगाएं, इंडस्ट्री बढ़ेगी। इस वक्त हालात ये है, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कह रहा हूं, IMF कहता है कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग सकत नहीं रखते खरीदारी की। जब वो सकत नहीं रखते, अजमल साहब आप कह रहे हैं 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो सकत नहीं रखते खरीदारी की, और तकरीबन ये पाकिस्तान की आधी आबादी बनती है। अजमल बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अवैस सती साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बिशारत खान साहब आप नाज़रीन बहुत शुक्रिया। बजट जो है वो पेश हो गया है और बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन शायद वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी नहीं हुई। हुकूमत का दावा है कि हम बोझ कम करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इसका सिंपल सा फार्मूला यही है, बजट का मकसद क्या होता है कि आप चेक करें कि आपके अखराजात कितने हैं, आपकी आमदन कितनी है। तो पाकिस्तान साल साल से ये चीज़ चल रही है कि अखराजात हमेशा हमारे ज़्यादा होते हैं, हमारी आमदन हमेशा कम होती है। जब तक ये फ़र्क जो है वो कम नहीं होगा, तब तक एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।